अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आपको एक इंतहाई अहम खबर दूं कि परसों इस्लामाबाद से भूषण यादव के 2 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। जी, भूषण यादव वही हिंदुस्तान का रॉ का एजेंट जिसको अभी हाल ही में चंद दिन पहले पकड़ा गया था और उसने इतराफ़ किया पाकिस्तान में इंतहाई संगीन कार्रवाइयों का, और उसकी वीडियो क्लिप भी आपने देखी, सारे चैनल्स ने चलाई। DGISPR ने आके वो दिखाई थी। जब दिखाई थी तो साथ परवेज़ रशीद भी बैठे हुए थे। और यानी अब उसकी जो इंफॉर्मेशन मिली है भूषण से, जो उसने दी है अपने इन्वेस्टिगेटिंग इदारे को, वहाँ से और लोगों को यानी निशानदेही उनकी की गई और उनको तहवील में लिया गया। एक ऐसा फ़र्द जो हिंदू है और हिंदू एजेंट है और पाकिस्तान में बहरूपिये के तौर पे आया हुआ था, वो बलूचिस्तान से आया भावलपुर में, भावलपुर से इस्लामाबाद, और परसों रात को वो इस्लामाबाद से बाहर फ्लाई कर रहा था जब उसको एयरपोर्ट पे जाके हिरासत में ले लिया गया, उसको पकड़ लिया गया और इस वक्त उससे तहकीकात जारी हैं। और थोड़े दिन में इसके ऊपर जितनी खबरें आती हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे। बात हो रही है पैम्पर लीक से या पनामा लीक से, या जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा पजामा लीक से। हर एक अपनी अपनी मर्ज़ी के लीक्स को नाम दे रहा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस पैम्पर लीक्स ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। नहीं हिला तो पाकिस्तान में कोई नहीं हिला सिवाय न्यूज़ मीडिया के। ना हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ा इससे और ना अपोजिशन खातिर तौर पे इसको किसी भी तरह से हुकूमत के लिए प्रॉब्लमेटिक बनाने की कोशिश कर रही है। अब मियाँ नवाज शरीफ ने कौम से खिताब भी किया जो बिल्कुल एक वक्त का ज़िया था, कौम के पैसों का ज़िया था, जिसमें उन्होंने फरमाया कि जनाब ये तो हम पता नहीं 1935 से 1936 से हमारे वालिद मोहतरम और हमारे बुजुर्गवार कारोबार करते थे ये वो, लेकिन 1981 में जब PMLN तो नहीं, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग के तौर पे हुकूमत में आई जब मियाँ साहब, 1981 तक इत्तफाक ब्रदर्स जो हैं इसका शुमार पाकिस्तान के टॉप 50 ख़ानदानों में नहीं होता था। आपको याद होगा अयूब खान के ज़माने में 21 बड़े ख़ानदानों का नाम आया था और उनकी असासों की भी तफसीलात आई थी, उसमें भी इत्तफाक नहीं था। उसके बाद नहीं था। जब आप सियासत में आने से पहले पूरे इत्तफाक ग्रुप और तमाम भाइयों की जो इनकम है उसको जब देखते हैं और उसके एवज़ जो उन्होंने टैक्स दिया जब उसको आप देखते हैं तो वो चंद हज़ार टकों के या रुपयों के बराबर था, और उससे उनकी मालियत का अंदाज़ा हो जाता है या ग्रुप की बड़े होने का अंदाज़ा हो जाता है। हाँ, सियासत में आने के बाद मियाँ साहब को दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की उनको मिली। अब जब ये ग्रुप अलहदा हो गया, भाइयों में इत्तफाक नहीं रहा और वो कज़न्स और भाई जो थे वो अलग अलग हो गए, तो सारों के पास इंडस्ट्रियल यूनिट्स आए और सब ने तरक्की की, सब ने वो तरक्की की जो एक जायज़ तरक्की थी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ख़ास तौर पे इनकी तरक्की जो थी वो बहुत ऊपर निकल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सियासत को, हुकूमत को, हर तरीके को, ओछे हथकंडे को अपने लिए इस्तेमाल किया। खरा सच में हम आपको बहुत दफ़ा उनकी करप्शन की कई चीज़ें बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, एविडेंस दे चुके हैं आपको। खरा सच की टीम जब पहले प्रोग्राम करती थी दुनिया टेलीविज़न में, तो जनवरी 2011 में हमने ये तमाम असासे शो किए थे अपने एक प्रोग्राम में, जिसका क्लिप आपको थोड़े दिन पहले भी मैंने दिखाया था। आपको शो किए थे जनवरी 2011 में इन कंपनियों का, इनके बैलेंस शीट्स, इनकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स, हुसैन और हसन नवाज के मुतल्लिक उनकी जो एक्सपोजर है, फाइनेंशियल एक्सपोजर है वहाँ पे मार्केट्स में, उसका ये कोई नई बात नहीं है। अब क्योंकि ये पूरी दुनिया में आ गई है, सारी दुनिया इसके ऊपर सवाल उठा रही है, तो मियाँ साहब को ज़रा सी प्रॉब्लम हुई है। मियाँ साहब कहते हैं कि ये हमेशा से उन्होंने इनकम की होगी, उनकी इनकम, लेकिन पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया। 1993 में ये कंपनियां बनी। अगर हुसैन नवाज ने उस वक्त बनाई थी ये कंपनी तो वो दुनिया के सबसे ज़हीन कारोबारी सियासतदान, और यानी कारोबार की टर्म्स में उनको न्यूटन कहा जा सकता है, कि जिन्होंने 13 साल की उम्र में $30 बिलियन को कई बिलियन पाउंड्स तक उन्होंने उसको टर्नओवर कर लिया। पैसे भी दे दिए, उधार भी उतार दिए, दोस्तों से मांगे हुए पैसे भी उतार दिए, और जो माँ बाप जो थे वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सके, उन्होंने 13 साल की उम्र में वो कर लिया। फैसल रज़ा अब्दी हमारे साथ है कराची। फैसल साहब, क्या वावेला है? मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है, और लगता जी ये है कि उनकी हुकूमत को इन बातों से हिलाया नहीं जा सकता। अब क्या होगा?
जी, बहुत शुक्रिया मुबशिर भाई। और जैसे आपने कहा कि हम और आप जो हैं अरसे दराज से इस चीज़ को आगाह करते रहें, बताते रहें, और अब भी अगर आप देखें तो हुकूमती तर्जुमानों का और पाकिस्तान के सियासतदानों का पार्लियामेंट में एक जुडिशल कमीशन बनाने पे गुफ्तगू चल रही है। हालांकि इस जुडिशल कमीशन की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, और आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बताता चलूँ कि इस तमाम चीज़ों से एक अलग हट के ये एक पाकिस्तान की तल्ख़ हकीकत है कि मियाँ साहिबान दोनों जो हैं वो आला अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, जिसके अंदर एक तारीख़ी केस PLD 2000, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की किताब है, ज़फ़र अली शाह वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर 6,146 मिलियन यानी कि 6 अरब से ज़ायद की करप्शन जो है वो अदालत में साबित हो चुकी है, जबकि 20,000 से ज़ायद किनाल की अराज़ी जो है उस पर भी करप्शन मियाँ साहिबान पे साबित हो चुकी है। और ये पैसा जो है ये 2000 से कबल यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। ये कैसे ट्रांसफ़र हुआ, इसके अंदर इसहाक डार का एक 47 पेजेस पे मुश्तमिल इकबाली बयान मौजूद है कि 99 से पहले तक वो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे और ये पैसा बाहर भेजते रहे। अब पाकिस्तान के अंदर जिस प्राइम मिनिस्टर को सज़ा हो जाए, जिस चीफ मिनिस्टर को सज़ा हो जाए, जिस वज़ीर ख़जाना को सज़ा हो जाए, तो उसके लिए असल टॉपिक से हटाकर जुडिशल कमीशन के ऊपर रखना और पनामा लीग को सिर्फ जुडिशल कमीशन तक महदूद रखना, ये इनका एक जो है वो फरीज़ा बन गया है। और मैं आपको ये बताऊं कि बेशक पनामा लीग्स के अंदर अभी तक मियाँ साहिबान के साहिबजादों की गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन गार्जियन अखबार जो है वो निशानदेही कर रहा है मियाँ साहब की ट्रांजैक्शन की तरफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले दिनों में कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं मज़ीद सामने आने वाली हैं, जिसके अंदर बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ मुलविस करार पाएंगे और इसहाक डार उस मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बड़े सरबरा होंगे। तो जब एक आला अदालत इरशाद हसन खान साहब की सरबराही के अंदर, जिसमें इफ्तिखार चौधरी भी मौजूद था, और उनको सज़ा दी, उनको उनकी करप्शन को सही साबित किया, उनके गबन को सही साबित किया, जिसको तारीख़ के अंदर फिर 2014 में मियाँ साहिबान ने नेशनल बैंक के ज़रिए एक लेटर हासिल किया, जिसमें नेशनल बैंक ने इस चीज़ को आगाह किया कि उसने वो रकम वापस ले ली है। हालांकि नेशनल बैंक की किसी ट्रांजैक्शन के अंदर 5 अरब रुपए की वसूली मौजूद ही नहीं है। ये मैं आपको बताता चलूं कि कोई 5 अरब रुपए की वसूली मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वो वसूली दिखाई जाएगी तो मियाँ साहिबान के पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर ये सवाल उठेगा इनके पास 5 अरब रुपए एकदम से कहां से आ गए जो उन्होंने नेशनल बैंक को वापस किया। तो ये खुली अंधेर है। इसमें खुद मियाँ नवाज शरीफ अपनी तकरीर करके फंस गए हैं, चूंकि वो माजी से शुरू हुए हैं और उन्होंने बहैसियत वजीर आजम तकरीर नहीं की, बहैसियत वजीर आजम नवाज शरीफ और हुसैन नवाज के वालिद की हैसियत से गुफ्तगू की। तो हम भी इनके माजी से शुरू होंगे और माजी के अंदर जब देखते हुए आएंगे तो एक सजा याफ्ता शख्स के ऊपर कौन जुडिशल कमीशन बना सकता है। एक फुल बेंच का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है तो उसके ऊपर फिर एक सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला चाहिए और उसमें एक रिव्यू फाइल करनी पड़ेगी इनको, जो कि इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की 30 जुलाई 2009 को, ज़फ़र अली शाह वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और इसको सुप्रीम कोर्ट की अगर आप साइट पे देखना चाहते हैं तो www.thefreelibrary.com प्लस सुप्रीम कोर्ट प्लस रिटर्न प्लस ज़फ़र अली शाह रिव्यू पिटीशन प्लस विद ऑब्जेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट की साइट से उठा वो पेपर है जो ये साबित कर रहा है कि इन्होंने अपनी कन्वेक्शन को सही मानते हुए इसके ऊपर रिव्यू फाइल की थी, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाया गया इसमें कि वकील का लाइसेंस वैलिडेट नहीं था, इसलिए ये रिव्यू पिटीशन वहां पे चल नहीं सकी। उसकी वजह ये थी कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की आमद थी और इस केस के अंदर या तो मियाँ नवाज शरीफ पे फंदा लगता है या इफ्तिखार चौधरी पे फंदा लगता है। तो हकीकत को आप जानते हुए, हकीकत को मानते हुए, और इस चीज़ का तो आप खुद भी इदराक करते रहें कि ये सजा याफ्ता है, तो एक सजा याफ्ता शख्स वजीर आजम कैसे बना, एक सजा याफ्ता शख्स वजीर आला कैसे बना, एक सजा याफ्ता शख्स और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शख्स इसहाक डार वजीर खजाना कैसे बना। तो ये सवालिया निशान तो अब पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों पर है, ये सवालिया निशान पाकिस्तान की आला अदलिया और उसमें मौजूद चीफ जस्टिस और उसके बेंच पर है कि वो इसकी आकर यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम को इसकी तस्दीक करें कि आया हम सही कह रहे हैं या गलत, या फिर कोई कानूनदान आके हमें चैलेंज कर दे। प्रॉब्लम एक और है, फैसल साहब, और आप तो ये जजमेंट बता रहे हैं, मैं एक जजमेंट बारहा दिखा चुका हूँ, परसों भी दिखाई है मैंने अपनी स्क्रीन पे। क्वींस बेंच यूके में अल तौफीक के नाम से एक कंपनी ने एक केस किया और मियाँ बरदरान वो केस हारे और कोर्ट ने इनको बावर किया कि ना सिर्फ ये रकम देनी है बल्कि कोर्ट का खर्चा देना है और इंटरेस्ट देना है, और इन्होंने कई मिलियन पाउंड वो रकम जो कोर्ट ने की थी अल तौफीक कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स लिमिटेड के लिए, ये वर्सेस हुदैबिया पेपर मिल्स के चक्कर में थी,
और ये उन्होंने दी, और इसमें क्वींस बेंच हाई कोर्ट का एक रिटन ऑर्डर है जो अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, जो मैं कोशिश करता हूं कि साथ ही चलवाएं भी उसको हम। तो कन्विक्टेड तो ये है यहाँ पे। अब मैं और आप, हम जितना मर्जी हम अदालत में भी चले जाएं, हमारी तो पेशी भी नहीं होगी, हमारी बार बार नहीं आने, ये लोग उसी तरह हुकूमत पूरी के। ये नजरिया ज़रूरत जो है, ये सिर्फ चोरों को, डाकुओं, लुटेरों के लिए क्यों है? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आप बात कर रहे हैं लेट 90s की यूके के अंदर जो ये डिफ़ॉल्ट हुए थे और उसके बाद वहाँ पैसा इन्होंने जमा कराया था। तो यहीं से आप आ जाए ना आगे कि इनकी ट्रांजैक्शन क्या थी। दर हकीकत अगर आलमी ताकतों के लिए दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला अगर मनी लॉन्ड्रिंग है, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुलेआम की। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने उसके ऊपर अदालत के अंदर इकबाली बयान दिया और ये मनी लॉन्ड्रिंग तो साबित हो गई ना। 17 मिलियन पाउंड्स अगर ये वहाँ जमा कराते हैं तो इनके पास उस ट्रांजैक्शन की कोई रिपोर्ट ही नहीं है, ना वे ऑफ ट्रांजैक्शन है। अगर कोई ग्रिप करना चाहे और पाकिस्तान में इंसाफ हो तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको आगाह करता चलूँ। जब ये 2013 में इलेक्शन लड़ने, आपको याद होगा कि इन्होंने 10 साल का मुआहिदा किया था और इसी सज़ा के ऊपर इन्होंने 1 साल जेल काटी थी, जिसके बाद परवेज़ मुशर्रफ से इन्होंने माफ़ीनामा वसूल किया था। माफ़ी मिलने के बाद ये यहाँ पाकिस्तान से बाहर गए थे। अच्छा, जब ये बाहर चले गए फिर ये वापस आए और 10 साल पूरे भी नहीं हुए थे और पाकिस्तान में एक मुकम्मल तनकीद शुरू हुई कि अभी तो इनके 10 साल का मुआहिदा पूरा नहीं हुआ, जिसको ये बताते रहे कि नहीं 5 साल का मुआहिदा था। बहरहाल वो मुआहिदा भी सामने आ गया जिसमें 10 साल का इनका पूरा मुआहिदा था, जिसको ये डिक्टेटर कह के उंगलियां उठा के सुबह शाम गालियां देते हैं। इनको शर्म से डूब के जी हाँ बिल्कुल, असल में मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो मैं नहीं देख पा रहा। तो मैं आपसे बताऊं कि देखें जी, आपको मैं अर्ज करूं मुबशिर भाई कि आप गौर तलब बात यह है कि जिस डिक्टेटर को ये गालियां देते हैं उस डिक्टेटर के तो ये माफी ज़दा हैं। इन्होंने पाँव में गिर के उस डिक्टेटर से माफी हासिल की और यहां से चले गए, फिर वापस आए। अब 10 साल पूरे होने का मियां साहब ने मुकम्मल इंतजार किया। छोटे मियां साहब से तो बर्दाश्त नहीं हुआ, वो वजीर आला बन गए और फिर वो एक स्टे की मरून मिन्नत हो गए और वो स्टे उनकी पूरी गवर्नमेंट को चलाता रहा। जबकि बड़े मियां साहब खामोशी से घर में बैठ गए और उन्होंने पूरे 10 साल होने का इंतजार किया और फिर एकदम वो मंजर आम पे आया। और 2013 के इलेक्शन से कबल ये बात आपके पिछले प्रोग्राम में हो चुकी है कि बाकायदा नैब और तहकीकाती इदारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया गया कि ये 6 अरब रुपए के मकरूज लोग हैं, इनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। जिसके ऊपर फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का इख्तिलाफ का आगाज होता है। और आपको याद होगा कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम इजलास छोड़कर और वहां की चेयरमैनशिप छोड़ के नाराज होकर घर बैठ गए थे, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि मियां साहब को इलेक्शन लड़ने दें या ना दें। बहरहाल 4 पहियों की बैसाखी पे 4 सूबाई इलेक्शन के ओहदेदारों की निगरानी में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ये सीट संभाली ऑटोमेटिकली। और फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने पजीराई का सबूत देते हुए मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इस इंडिकेशन को जो नैब की तरफ से आई थी आंखें बंद की और इलेक्शन लड़ने दिया। ना सिर्फ इलेक्शन लड़ने दिया बल्कि खुल के यहाँ पे रिगिंग कराई और इनको जितवाया, क्योंकि पाकिस्तान में रिवायत मशहूर है कि अगर कोई जीत के आ जाए तो उसके बाद कोई नहीं पूछता। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस अंधेर नगरी चौपट लेकिन एक प्रॉब्लम है ना फैसल साहब, 10,000 और 5,000 बिल ना भरने की वजह से जी प्रॉब्लम है एक यहाँ जी माजरत के साथ 20 करोड़ अवाम जो है वो सुकून प्रॉब्लम ये है कि इंसाफ उसमें इतनी गैरत नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि वो खड़ी हो जाए। उसकी वजह यह है कि वो खड़ी कहाँ होगी, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा वो कहाँ जाके खड़ी हो। या मैं और आपके पास तो ये टेलीविजन का नेटवर्क मौजूद है। आइसलैंड वाले कहाँ गए? आप इसको वो किसके कहने पे गए? लेकिन कौन जनाब? आइसलैंड की आवाम किसके कहने पे आई बाहर? जी जी जी, आइसलैंड की आवाम को तो पे ये हराम खोरियां जो है जी आइसलैंड में हराम खोरियां जो हैं वो गुनाह के बराबर हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर किसी का भी हलाल आमदनी पे गुजारा ही नहीं है। यहाँ करप्शन को इतना आम कर दिया गया कि महकूम बना दिया गया और ये जो है ये किंगडम ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया आले शरीफ की। ये आले शरीफ की किंगडम है जहाँ पे ये बेताज बादशाह हैं। ये अगर सजा याफ्ता भी हो तो इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये इलेक्शन कमीशन में नादहिंदा भी हो 6-6 अरब रुपए के तो भी कुछ नहीं कह सकता। और फिर वो साबित हो गया कि 2015 में शहबाज शरीफ टेलीविजन पे आके ये ऐलान करता है कि हमने पैसे वापस कर दिए। आप सिर्फ नेशनल बैंक को पकड़े और उससे सिर्फ इतना पूछ लें कि ये 5 अरब रुपए कोई अकाउंट के अंदर दिखाओ इन्होंने कहाँ दिए, तो आपको वो मिलेंगे ही नहीं। आपको ये पता चलेगा कि 100 रुपए की प्रॉपर्टी को जो 1,000 रुपए दिखाया गया
गया, वो 1,000 रुपए ही मान के उस प्रॉपर्टी का लोन को मिना कर दिया गया और पाकिस्तान के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज लगा दिया गया। इन्होंने कर्जा कैसे हासिल किया उसको देखने के लिए एचडीएस ग्रुप के, इसाक डार ग्रुप के जो बैंक, उसने केएसबी बैंक को हाईजैक किया 1,000 रुपए में, और फिर इस्लामी बैंक की सूरत के अंदर उसने अरबों रुपए का कर्जा लिया, तो उसका मार्कअप है 0.01%। जब आप पीएलडी 2000 की तफसील में जाएंगे तो आपको यह जान के हैरत होगी कि मार्कअप की कोई शरह ही मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर इतनी अंधेर नगरी चौपट राज होगा और इंसाफ नहीं होगा, तो फिर हम अफवाज पाकिस्तान से कहते हैं यार हमने कोई यहां पे गुलामी थोड़ी की है, हम किसी के बाप का लेके थोड़ी खाते हैं। अगर तुम इनको इंसाफ नहीं कर सकते हो और इनसे इंसाफ नहीं ले सकते हो तो हमें भी आजाद कर दो ना। हम किस लिए यहां अंधेरों में और ये बंद दीवारों के अंदर 7 साल से कैद हैं? ना हमें आजादी है, ना हमें कोई अपना कारोबार करने की इजाजत है। सारी दुश्मनियां हमसे निकाली जाती हैं, कभी पैमरा के जरिए, कभी एफआईए के जरिए। यहां पे खुलेआम बिलों की लूट मचाई हुई है, यहां पे कुंडों के बिल वसूल करके जाती अकाउंट में डाले जाते हैं। 800 अरब रुपए का कॉपर चोरी हो गया, उसको खुलेआम हुंडी हवाला किया और कोई नहीं पूछता। तो फिर हमें भी आजाद करो ना। फिर हमें किस लिए इस इंसाफ और कानून के दायरे में डाला हुआ है? हम अगर इस आइसलैंड की आवाम नहीं बन सकते तो हम पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरह पाकिस्तान की आवाम बना दो, ताकि हम भी फिर वो कुछ कर सके जो इनको जवाब दे सके, यहां पे इनके गिरेबान पकड़ सके और इनको गली कूचों के अंदर जो है वो अंडे और टमाटर मारे कौन, और फिर उसके बाद अगर कोई मुकदमा बना तो फिर अफवाज जाने और पाकिस्तान जाने। अंडे और टमाटर कैसी बातें कर रहे हैं फैसल रज़ा जी आप? उनकी तो अगली नस्लें तैयार हो गई हैं, एक की बेटी एक का बेटा, और उधर साहबजादे, सारे पैसा भी आ रहा है, इधर सियासत में भी पक्के हो गए, सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स उनके नौकर हैं, उनके चाकर हैं। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आले शरीफ जो है दैट दे आर हियर टू स्टे। अच्छा एक बात जी, एक बात मैं आपको और बताता चलूं, और वो ये कि अगर आप इनके दुबई और सऊदी अरब में असासों की तहकीकात करें कि इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि 100 से ज़्यादा मरतबा इनको वहाँ पे गिफ्ट दिए गए। मुबशिर भाई आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? इनको हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हेलो जी मुबशिर भाई, 100 से ज़्यादा बार दुबई में पीपल्स पार्टी के साबिक वज़रा को और सऊदी अरब में PMLN की आला क़यादत और इनके साहिबजादगान को गिफ्ट दिए गए अरबों रुपए के। अब मैं जो आपको बताता था कि 3G 4G इन्होंने नीलामी की, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इलावा जोन के 3 कंपनियों ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। तो उसके एवज इन्होंने UAE के अंदर और दुबई के अंदर इन्होंने गिफ्ट की शक्ल के अंदर वहाँ पे जायदादें वसूल की, जिसके ऊपर HDS ग्रुप ने 18 से ज़्यादा अपने मंसूबे खोले हुए। बुलंदो बाला टावर जिसकी मालियत 3 से 4 अरब डॉलर दुबई के हिसाब से इस वक्त मौजूद है, जो इसाक डार एक मुंशी की कमाई का 1% भी साबित नहीं करता कि इसने पाकिस्तान में इतना कमाया हो। जो कहता है मैंने 45 करोड़ रुपए अपने बच्चों को भेजे यहाँ से कारोबार करने के लिए, वो 45 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का कोई सबूत नहीं है जिससे साबित होता है कि इसने हुंडी और हवाला किया। अब मैं आपको दूसरा ये बताऊं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो कहते हैं कि यहाँ जी सरमायाकारी आए, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के लिए लोग आए, तो पाकिस्तानी अवाम को मैं ये बताता आया हूँ यहाँ पे आज तक कोई सरमायाकार नहीं आया। यहाँ तो डाकू और लुटेरे आए जिन्होंने गिफ्ट की सूरत के अंदर तमाम इदारे ले लिए, चाहे PTCL हो, चाहे वो 3G 4G की नीलामी हो, या अब आपको मुबारक हो अभी वजीर आजम ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान एयरवेज का आगाज किया जाए और 4 जदीद तैयारे फौरी तौर पे इसकी ट्रांसपोर्टेशन का आगाज करें मुसाफिरों की। क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठे हुए ये तमाम सियासतदान और सियासी लीडरों को शर्म है कि बगैर किसी आईनी तरमीम के, और वो जो सो कॉल्ड बिल था उसकी अभी मंजूरी भी नहीं हुई, और आपका वजीर आजम कह रहे हैं यहाँ पाकिस्तान एयरवेज खोल दो? तो ये पूरा इदारा फ्री में दे दिया। 675 अरब रुपए का PIA फ्री में दे दिया। तो 675 अरब रुपए एक ट्राइब है वो इनको दुबई के अंदर देंगे, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी या अरबों रुपए की जमीनें, जिस तरह के वहां पे स्टील मिल लगाने के लिए इनको अरबों रुपए की जमीन फ्री में दी गई एक तोहफे के एवज। तो मुबशिर भाई, पाकिस्तान में इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या है? इसमें पकौड़े खाने वाले पार्लियामेंटेरियन के लिए आज डूब मरने का मुकाम है कि ना बिल पास हुआ, ना आईनी तरमीम पास हुई, और PIA का इदारा बिक गया, जिसके अंदर ये घुसपैठिया वजीर आजम ऐलान कर रहा है कि PIA पाकिस्तान एयरवेज की परवाजें शुरू करो। तो किधर है ये PIA के वो तमाम यूनियन लीडर? क्यों नहीं डूब के मर जाते जो ये TK-PK के ऊपर पूरा इदारा बंद करके बैठे थे, और आज खामोशी से चंद टकों के एवज इन्होंने मजदूरों का सौदा कर दिया। और कोई आपको नहीं पता काफी यूनियन लीडर्स हैं, आपको नहीं पता काफी यूनियन लीडर्स हैं जिन्होंने जाती तौर पे प्लॉट्स लिए, मुराद लिए।
काफ़ी यूनियन लीडर्स हैं जिन्होंने ज़ाती तौर पे प्लॉट्स लिए, मुराद लिए। अब बिल्कुल क्या क्या मैं बिल्कुल किस लिए। किस का नाम बताऊं यहाँ पे। जनाब लेकिन एक इन्होंने ब्रेक के पहली बाद बार नहीं आते लिए, हैं। पीके के एक वक्त में ये करोड़ों रुपए में बिके थे। जी जम जी। जम फैसल रज़ा मेरे साथ ही हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे सेनेटर फैसल रज़ा आब्दी की। फैसल साहब, मुझे एक बात बताएं कि पैनामा लीक्स को कोई पजामा लीक कह रहा है, कोई यहूद और नसारा की साजिश कह रहा है, कोई अमेरिका की साजिश कह रहा है। ये क्या बात है कि यूरोपियन ममालिक जो हैं, क्या वो भी इन यहूदियों की हिट लिस्ट में हैं? मियाँ नवाज शरीफ क्या इतने बड़े कोई लीडर हो गए हैं कि उन्होंने कोई ऐसे रिफॉर्म्स ला रहे हैं जिससे पूरी दुनिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील होने जा रहा था कि इनको ख़ास तौर पर यहूद ने टारगेट करना है? क्या वजह है? जी जी, बेसिकली इसकी वजह जो आप इसको एडिटोरियल एशियन स्प्रिंग तो कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर उस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैल जाएगी क्योंकि हर कोई शख्स जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जाता जा रहा है और इसके अंदर जो भी इस माइंडसेट के मखसूस माइंडसेट के ख़िलाफ़ है उसके ख़िलाफ़ हो सकता है कि ये आगे चल के ये इसी सिमत में निकले। लेकिन पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक़ है? पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को के साहबजादों का जो ट्रांजैक्शन शो की गई है, जैसे ही उसकी डिटेल आएगी तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि PLD 2000 सही साबित हुई। लेकिन एक मंतक आपकी बात पे चलते हुए, आजकल ये मुस्लिम लीग नून के वज़रा ये कह रहे हैं कि ये सी पैक तो ये अभी कहना शुरू हुए ना 2015 से, इनको तो इससे पहले पता ही नहीं था। 2010 में जब मैं बताता था कि 2 वे मोटरवे बनेगी, बुलेट ट्रेन लगेगी, गवादर तक ऑयल पाइपलाइन चाइना तक जाएगी, तो ये मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये नशा करके आया हुआ है, ये कैसे हो सकता है, कहाँ चाइना कहाँ गवादर। इनके ऑन रिकॉर्ड प्रोग्राम मेरे पास क्लिप मौजूद हैं जो मैं दिखाऊं आपके। इनके तो बाप को भी नहीं पता था कि खंजराब कहाँ है। और मेरी दलील ये है कि 2015 में ये इसहाक डार के हाथ का लिखा हुआ बजट मेरे सामने है। PMLN को डूब के मर जाना चाहिए झूठ बोलते हुए, सी पैक की ऑनरशिप लेते हुए। इसके अंदर कहीं जिक्र ही नहीं है गवादर मेगा ऑयल सिटी का या गैस पाइपलाइन का, ना ही टापी का जिक्र है। तो बात यह है कि ये तो इनके मंसूबे हैं ही नहीं जिसके आगे ये पर्दे में छुपना चाह रहे हैं। सी पैक को मुतासिर कर रहे हैं। तुमने तो खुद सी पैक को खत्म कर दिया टापी करके। इंडिया की गुलामी में तुम सबसे 1 नंबर PMLN के सरबराह और मोदी के असल बिजनेस पार्टनर, जिसने इंडिया को इंडस्ट्रियल जाइंट बना दिया चाइना के सामने। और जो गवादर मेगा ऑयल सिटी था जिसको ये सो कॉल्ड सी पैक कहते हैं सड़क को, उसको इन्होंने तहे तेक कर दिया। इस बजट के अंदर 1 रुपया भी नहीं है। मौजूद कौमों में और पार्लिमानी निज़ाम में तो बजट के अंदर पैसे दिए जाते हैं कि हम इस मंसूबे पे इतना लगा रहे हैं, तो रुपया इसके अंदर कख नहीं है। तो ये झूठे लोग हैं, इनका क्या लेना देना। असल में तो दुनिया भर के चोर आश्कार किए। देखिए चाइना सर्वाइव कर जाएगा, चाइना के अंदर इजाज़त है ऑफशोर कंपनीज की और वहाँ की ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए हुई। रशिया सर्वाइव कर जाएगा, हिंदुस्तान तक सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन हुई। लेकिन नवाज शरीफ सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि तमाम ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुंडी हवाले से हुई, जिसको PLD 2000 के अंदर इसहाक डार ने कंफर्म किया, जिस पे इनको सज़ा हुई। सज़ा इन्होंने 1 साल काटी। 1 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ से इन्होंने माफ़ी की भीख मांगी, माफ़ीनामा लेके ये बाहर गए और यहाँ से सारा पैसा भी ले गए। और ये ट्रांजैक्शन इनकी तकरीबन तमाम ट्रांजैक्शन जैसे जैसे कंफर्म होती जाएगी UK के अंदर इनकी प्रॉपर्टी जब्त होती चली जाएगी। दूसरा मैं आपको एक अहम नुक्ता बताऊँ। हुसैन नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्होंने ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो ट्रस्ट तो बनाते इसलिए हैं कि टैक्स के अंदर एक तो आप खैरात दे, आदमी खैरात देने के बाद इंतहाई धोखा देते हुए जाके उसको क्लेम कर ले पब्लिक अथॉरिटी से, अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो ये इनकम टैक्स वहाँ पे क्लेम करते हैं ट्रस्ट बना के। इनसे पूछे वो ट्रस्ट कहाँ पर है। उस ट्रस्ट ने अब तक दुनिया तो छोड़ो पाकिस्तान में कितने लोगों को मुस्तफ़ीद किया है। तो फिर आपको समझ में आएगा रायविंड पैलेस के अंदर बने हुए एजुकेशन सेंटर, सेहत के सेंटर, जानवरों को दी जाने वाली ग़िज़ा उस ट्रस्ट के पैसे से अदा की जाती है। और वहाँ पे पाकिस्तानियों का इलाज नहीं होता, सिर्फ इनके मुलाजमीन का और उनके बच्चों का इलाज होता है। इनके मुलाजमीन की पढ़ाई और उनके बच्चों की पढ़ाई होती है, जबकि इनके अपने बच्चे इलाज भी बाहर कराते हैं और पढ़ते भी बाहर हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस धंधे को ख़त्म करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट यहाँ पर एक खाली बिल पास करे कि आज के बाद जो भी खैरात देगा, अल्लाह के नाम पे भीख देगा, वो अपनी भीख को इनकम टैक्स से कलेक्ट नहीं कर सकेगा। तो आपको बड़े बड़े मुखैर इदारे भी धड़ाम तख्ता होते हुए नजर आएंगे और ये तय
तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इनके सारे धंधे इस भीख के ऊपर चलते हैं। ये खैरात अरब बादशाहों से लेते हैं, ये खैरात यूरोपीय ममालिक से लेते हैं, इसी तरह ये खैरात यूके से भी लेते हैं अपने टैक्स के अंदर मिना करके। तो ये एक धंधा है, इस धंधे को समझने की जरूरत है। और ये धंधा जो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा है, एक्चुअल धंधा ही नहीं डिस्कस किया जा रहा। पार्लियामेंट में कमीशन बनाने की बात की जा रही है। मुबशिर भाई, आप लाहौर में रहते हैं, 14 अफराद की शहादत हुई, कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट आई। राना सनाउल्लाह आज दंदनाता फिर रहा है यहाँ पे 14 पाकिस्तानियों का कातिल, और वो तौकीर शाह जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बन के बाहर बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर कौन सा इंसाफ है? पाकिस्तान में कितने कमीशन बने, पाकिस्तान में कितनी जीआईटीज बनी है, लेकिन इंसाफ तो कोई नहीं हुआ, सजा किसी को भी नहीं हुई। तो इनको ये कभी यकीन है कि ये सजा से बच जाएंगे, और अभी तक बचे हुए तो वजीर आजम बन के बैठे हुए हैं ये लोग। प्रॉब्लम एक और है, मैं देखता हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में एक मखसूस सोशल मीडिया टोला बना हुआ है। कोई 30-32 अफराद को हायर किया हुआ है, वो सोशल मीडिया पे और बाकी कैंपेनिंग वगैरह करते रहते हैं, और बहुत बड़ा उनका टारगेट जो है वो अफवाज पाकिस्तान होती हैं। लेकिन अब इनके अंडर मैं देखता हूँ तो दो बातें मुझे नज़र आती हैं कि अगर हुसैन नवाज स्टील मिल को इतना मुनाफा दे सकते हैं कि जनाब वो अरबों डॉलर कमा सकते हैं उससे चंद साल के अंदर, सिर्फ 3-4 साल के अंदर, और 13 साल की उम्र में, ये उनका बड़ा कमाल है। तो पाकिस्तान स्टील मिल क्यों नुकसान में जा रही है? और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि इनके ज़ेर हुकूमत PIA ले लें, रेलवे ले लें, स्टील मिल ले लें, और अब जंगला बस अगर आप शामिल करते हैं, तो उसका कुल नुकसान जो बजट पे हमारा खसारा है, मालियाती खसारा, वो तकरीबन 19% है, जो पूरी की पूरी अफवाज पाकिस्तान के बजट पे लगने से ज़्यादा बजट है। तो अब हमने ये फैसला करना है कि हम कितनी देर तक ये प्रोपेगेंडा बर्दाश्त करेंगे अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फौजियों के ख़िलाफ़, जो लोग पाकिस्तान का दिफा करते हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। और दूसरी बात, अगर इतने ही बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने जीनियस हैं, तो कराची स्टील मिल इतना नुकसान क्यों कर रही है फैसल साहब? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। स्टील मिल नुकसान नहीं कर रही, स्टील मिल को नुकसान में लाया जा रहा है। वहाँ पे चोरी चकारी उरूज पर है, और उसकी वजह यह है कि इनकी नज़र ही स्टील मिल पे है। ये माजी में मैं आपको बता चुका कि स्टील मिल का अगला नंबर है PIA के फ़ौरन बाद नंबर स्टील मिल का, और उसके बाद KPT का है, फिर उसके बाद स्टेट लाइफ का है, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स का है। उसकी ये लिस्ट खुद फराम कर चुके हैं। स्टील मिल पे ये कब्ज़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आगे जितना स्टील का बिजनेस है, टापी गैस पाइपलाइन के अंदर लगने वाला तमाम स्टील जिंदाल और मिट्टल ग्रुप के साथ ये उस पर सिग्नेचर कर चुके हैं। ये पाकिस्तान में जो 46 अरब डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें बिछनी थी, उसका लोहा ये प्रोवाइड करने के लिए यहाँ स्टील मिल को कब्जे में लेना चाहते हैं, ताकि यहाँ से ये जनरेट करके और स्टील की मद में ये यहाँ पर खाते खोलें और बिजनेस करें। स्टील मिल जो इन्होंने जद्दा में लगाई, आप सिर्फ इनसे ये पूछें उसकी ज़मीन इन्होंने ख़रीदी थी या इनको तोहफे में मिली थी, तो आपको ये यकीन आ जाएगा कि इनको वाकई तोहफे में मिली थी, जिसको इन्होंने बेचा और बेचने के बाद वहाँ से भी पैसा बाहर रवाना कर दिया। मुबशिर भाई, एक चीज़ याद रखिएगा, दुबई को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन यूके को ज़रूर लेना देना है कि जिस मुल्क से आ रहा है ये पैसा वहाँ पे वाइट हो, तो यहाँ से दुबई और अरब स्टेट के अंदर पैसा भेज के वाइट किया, वहाँ पे रजिस्टर किया जाता है, और फिर उस रजिस्टर पैसे को यूके के अंदर वाइट दिखाया जाता है। तो ये तमाम धंधे जब सामने आते जाएंगे, तो उसके बाद अफवाज पाकिस्तान की जो आपने बात की, तो आज अफवाज पाकिस्तान से हम ही पूछ लेते हैं। आर्टिकल 244 के तहत आप हल्फ उठाते हैं कि आप आइन की हिमायत करेंगे। आइन कहता है कि आइनी तरमीम के तहत 1956 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ओरिएंट एयरलाइन को PIA किया गया। अब उसके अंदर जो भी तब्दीली होगी वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए होगी। पाकिस्तान एयरवेज़ के अंदर को जब निजी इदारा बना दिया गया, उसके बावजूद आइन में कोई तरमीम नहीं की गई, ना ही कोई बिल पास किया गया, तो अफवाज पाकिस्तान इस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे हिमायत कर सकते हैं? अफवाज पाकिस्तान अगर खामोश रहेगी इस तमाम धंधों पर और इन बदमाशियों पर जो पाकिस्तान के इदारों को बेचा जा रहा है, जो कि टैक्स कलेक्शन का सबसे बड़ा जरिया है, जिससे हमारा बजट बनता है, मिसाइल प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर होती है, तो फिर हम ये समझेंगे कि अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल नीम रजाबंदी है कि मियां नवाज शरीफ खुल के लूटे पाकिस्तान को। फिर हम यही समझेंगे कि अफवाज पाकिस्तान ने जानबूझ के खामोशी इख्तियार कर रखी है। फिर हम यही समझेंगे कि सारे केसेस सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ खोले और चलाए जाते हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ जब भी आता है इस पे आंखें बंद कर ली हैं, जबकि वो सजा याफ्ता है।
फिर हम पूछेंगे अफवाज पाकिस्तान जो उस वक्त अशफाक परवेज खयानी की सरबराही के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन मुनक्किद करवा रही थी, जिसमें नैब इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहा था कि ये डिफॉल्टर है, इनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, उसके बावजूद इनको इलेक्शन लड़ने दिया और वजीर आजम बनने दिया। तो इसके अंदर अफवाज पाकिस्तान की नीम रजामंदी थी और मुकम्मल नवाज शरीफ को ताउन था पाकिस्तान को लूटने के लिए। अफवाज पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो इन चीजों को रद्द करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इन इदारों की बंदरबाट के ऊपर आवाज उठाएं और इनको गिरफ्तार करें। इन सब लोगों को, इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान को गिरफ्तार करें बशमूल इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को, जिसने खुली धांधली के ऊपर अपने ही दिए हुए फैसले पे इन डाकुओं को इलेक्शन भी लड़ने दिया और वजीर आजम भी बनने दिया। हम अफवाज पाकिस्तान से कहते हैं कि साद रफीक और ख्वाजा आसिफ के अंगूठों का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में मांगा था, उसकी डेट मुकम्मल हो चुकी है, उसको सामने लाया जाए। हम अफवाज पाकिस्तान से कहते हैं कि आप मियां नवाज शरीफ के अंगूठों के निशान चेक कराएं। हम अफवाज पाकिस्तान से कहते हैं कि कायम अली शाह ने जो अंगूठों के निशान चेक होने के बाद ट्रिब्यूनल से स्टे लिया हुआ है, उस स्टे को खत्म करके असल नतीजे को सामने लाएं। इन घुसपैठियों को कोई इख्तियार नहीं है कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करें। प्रॉब्लम ये है अफवाज पाकिस्तान ये कहते हैं अवाम की रजामंदी है। जब आप किसी सीनियर फौजियों से बात करें अफवाज पाकिस्तान के, तो उनके पास 2-3 बातें हैं। कहते हैं कि जी पहली बात तो यह है कि हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक। दूसरा वो ये कहते हैं कि इस मुल्क में क्या प्रॉब्लम पड़ गई है, MM आलम रोड पे चले जाओ, बोर्ड बेसिन चले जाओ, कहीं चले जाओ, 80 अफराद भी जिस दिन मरते हैं उस दिन भी रात को वहाँ पे कोई जगह खाली नहीं होती है किसी रेस्टोरेंट में। और अगर लोग अपने घरों में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लोड शेडिंग से वाकई शिकार हैं, वो तब भी अपने घरों में ही बैठे हैं, वो बाहर नहीं निकलते। हमें बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है, अवाम तो निकले ना, फिर हम बात करें। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, आवाम तो कभी भी नहीं निकलेगी, क्योंकि आवाम को ये हरामखोर सियासतदान ही सूट करते हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने निज़ाम ऐसा बना दिया है कि हलाल आमदनी में तो आवाम का गुजारा नहीं है और ना कर सकेंगे। सबसे पहले आप आवाम के बच्चों को बुला के पूछ लें कि तुम्हारे माँ बाप अगर हलाल आमदनी कमाते हैं तो ये आईफोन और ये तुम्हारे ये जो लवाजमात हैं, ये लग्जरी गाड़ियाँ हैं, ये तुम ले सकोगे? तो वो कहेंगे नहीं जी, हम तो नहीं जी सकेंगे हलाल आमदनी में। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जाता है कि इतना पैसा छोड़ दिया जाए कि ये खुद ही शर्म करके ना फिर करप्शन छोड़ दें। तो उसका वाहिद रास्ता था गवादर मेगा ऑयल सिटी, जिसको नवाज शरीफ ने सरन ख़त्म कर दिया, गैस पाइपलाइन जिसको नवाज शरीफ ने ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि अभी बफर जोन के इलाके में कराची में नमाज़ पढ़ते हुए 3 नमाजियों को निकलते हुए शहीद कर दिया गया। ना पुलिस के सर पे जूं रूंगी, ना ये पीपल्स पार्टी की क़यादत में कोई ये है कि इसके ऊपर ताज़ियत कर लें। इनको तो इनका कोई कारकुन मर जाए तो उसके लाशे के ऊपर झंडा चढ़ा के सियासतें करने की आदी हैं। आवाम को खुद सोचना चाहिए, लेकिन एक बात अफवाज पाकिस्तान को भी सोचनी चाहिए, क्या ये 21वीं तरमीम में पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट 1952 मैंने तो नहीं लगाया ना, इन सियासतदानों ने लगाया। तो अगर पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे इंसाफ फराम नहीं करते तो फिर हमें कम से कम अवाम पाकिस्तान को इतना इख्तियार तो दें, कोई रास्ता तो दें कि हम खुद फिर मिलिट्री कोर्ट के अंदर इन केसेस को रजिस्टर करके अपने सबूतों के साथ खड़े हो जाएं। क्योंकि इंसाफ मिलने की आखिरी नवीद और आखिरी इदारा जो है वो अब यही मिलिट्री कोर्ट्स ही बची हैं, जो कि जनवरी में ख़त्म हो जाएंगी, जिसमें 8 महीने रह गए। उसके बाद फिर अगर पाकिस्तान में अनारकी फैलती है, उसके बाद लोग अपना इंसाफ खुद वसूल करते हैं, तो फिर ना अफवाज पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार होगा कि वो अवाम पाकिस्तान के ऊपर कोई रजिस्टर करे केस, ना ही कोई पुलिस के पास ये इख्तियार होगा कि वो कोई डंडा परेड करे या कोई वो यहाँ पर तशद्दुद करे। वरना फिर ये तो अवाम बराह रास्त जो है फिर सिक्योरिटी फोर्सेस से इंगेज हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को भापते हुए, इन अनारकी को सोचते हुए और आने वाली 2018 में जो आलमी जंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए अफवाज पाकिस्तान को चाहिए कि फिर 21वीं तरमीम के तहत वाकई जमहूरी मार्शल्ला का आर्टिकल 245 के निफाज के तहत यहाँ तकाजा कर दें। फिर हम चले जाएंगे खुद वहाँ पर कोर्ट के अंदर, फिर मॉडल टाउन वाले भी चले जाएंगे वहाँ इंसाफ के लिए। अगर आप चाहें कि हम इन अदालतों में खड़े रहें तो फिर अफवाज पाकिस्तान ही बता देना कि वो आर्टिकल 244 की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो वो अपने आइन से अपने लिए दिए हुए हलफ से इनहराफ कैसे कर सकते हैं कि जब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। करते हैं इस पे बात, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, और रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, मियां नवाज शरीफ की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है। बट एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मेरे पास सिर्फ चंद मिनट है। आफदी साहब, मुझे एक सवाल पूछना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मियां साहब स्टेप डाउन करें जब तक इंक्वायरी होती है, और उनके भाई साहब जो है तब तक वो वज़ीर आज़म बन जाएं, चलो घर में ही रहेंगे, लेकिन अवाम को तसल्ली तो हो जाएगी ना कि एक शफाफ तरीके से इंक्वायरी हो रही है।
मुबशिर भाई, इनके पास शहबाज शरीफ भी ऑलरेडी इस PLD 2000 केस के अंदर कन्विक्टेड है ना, तो इनके पास और भी तो चेहरे हैं, चौधरी निसार है या दूसरे लोग हैं। हाँ, ये किसी को भी वहाँ पे स्टेप डाउन करके अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश करें तो ये बेहतरीन रास्ता होगा, लेकिन इंक्वायरी किस अदालत में होगी ये ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। देखें, जब वो खुद पेश करेंगे तो आई एम श्योर वो सही है, जो भी अदालत होगी सही होगी। लेकिन PMLN में आपकी चॉइस कौन होगी अगर कोई वजीर आजम बन सके इस वक्त? मेरे ख्याल में तो चौधरी निसार बेस्ट है। चौधरी निसार ही बेस्ट है। फैसल आबदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और चलते चलते आपको मैं एक बात चलूँ कि इमरान शेख जो है उनको छोड़ दिया गया है। इमरान शेख जहांगीर सिद्दीकी मीडिया टाइकून के ख़ास आदमी हैं और इनकी खसूसियत यह है कि इनके मतलब कहा जाता है FIA, नैब, पुलिस, हर जगह पे कोई काम निकलवाना हो, किसी को भर्ती करवाना हो तो इमरान शेख की खिदमात लें। और हर यानी 2 नंबर काम में ये पेश हैं लोगों के लिए, गलत कामों के लिए। अच्छा, ये इनके ऊपर जो है स्टोरीज़ भी छपवा चुके हैं, वो स्टोरीज़ विड्रॉ भी हो चुकी हैं, वो राइटर्स ने भी विड्रॉ कर ली। इनकी प्रेस क्लब से रुकनीत को भी कैंसिल कर दिया गया, सब कुछ हो गया। इनके फ्रॉड्स के ऊपर जब खरा सच के अंदर कोई 1 से 1.5 हफ्ता पहले हमने पॉइंट आउट किया था तो उस वक्त इनको नैप किया गया। इनको नैप किया गया और 2 दिन ये कस्टडी में रहे और लगा कि पूरे मुल्क में पता नहीं किसको, पोप को नैप कर लिया गया है और हर तरफ कॉलों के तांते बंद गए और मुलाकातें और ये और वो और वटेवर। बिल आखिर इमरान शेख को 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद रिहा करना पड़ा और उनको फौरी तौर पे दुबई भगा दिया गया। ये शख्स दुबई चले गए, लेकिन ये फैक्ट है कि ये बहुत से लोगों का फ्रंटमैन है। 2 नंबर कामों के लिए मशहूर हैं, धंधों के लिए, गलत धंधों के लिए मशहूर है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में इनका नाम आता है और इनके ऊपर बड़े एविडेंसेस मौजूद हैं। कुछ एविडेंसेस तो हमने प्रोग्राम खरा सच में भी दिखाए थे। लेकिन अगर इसको छोड़ना पड़ा और इसको बाहर जाने की इजाज़त देनी पड़ी तो फिर बाकियों का क्या कसूर है, या फिर डॉक्टर आसिम का क्या कसूर है कि उसको पकड़ के बिठाया हुआ है, उसको रिमांड में लिया हुआ है। फिर सबको छोड़ दें या फिर हर करप्ट आदमी को पकड़ लें। जब तक इस मुल्क में करप्ट लोगों के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकलती रहेगी, उनको बचाने वाले सामने आते रहेंगे, तब तक ये मुल्क घूमता रहेगा, किसी डायरेक्शन में, किसी सिमत में आगे नहीं जा सकेगा। Until the next time, हाफिज़।